हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में, बहुत बढ़िया भाई। तो प्यारे जवानों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जवानों, सबसे पहले हम लोग संट के बारे में जानेंगे। संट क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखो एमीटर क्या होता है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसकी बेसिक बात एक बार फिर से बताऊंगा। और मेरे प्यारे जवानों, उसके बाद हम लोग एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम जानेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साहब एक मिली एमीटर है, एक एमीटर है, मतलब एक मिली एम्पियर्स में करंट मेजर कर रहा है, एक एम्पियर वैल्यूज जो उसकी रेंज है वो एम्पियर्स तक है, तो कौन से का रेजिस्टेंस ज्यादा है ये हम लोग जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि साहब गैल्वेनोमीटर और एमीटर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और उसके बाद हम लोग तमाम बातें वोल्टमीटर के लिए भी देखने वाले हैं, मतलब एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की और तमाम बातें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले जवानों हो जाओ तैयार, पेन कॉपी उठा लो। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना भाई साहब, ये बहुत 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 सिंपल सी बात है। ऑलरेडी सर्किट सॉल्विंग जिसने आपने थोड़ा बहुत भी करंट निकालना, वोल्टेज निकालना सीख रखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो भाई साहब खटाक से समझ जाओगे इसको। क्लियर है? तो पहले जानो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म के बारे में बताऊंगा जिसको हम कहते हैं शंट। मेरे प्यारे जवानों, शंट है ये क्या है? अरे शंट नहीं है भाई साहब, संट है, संट। ओके, संट ना, नो, ओके, ना ये संत है, ठीक है। कभी आप सोचो ये संत महात्मा है कोई, ना जी ना, ऐसा नहीं है भाई साहब। क्या होता है ये? ओ भाई साहब, एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस किसी के पैरेलल में जोड़ दें हम, बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा सा है, मान लो स्मॉल रेजिस्टेंस हमारे पास है, कनेक्टेड इन पैरेलल। जब भी हम किसी चीज के पैरेलल में कोई बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? संट कहेंगे। समझ गए हो भाई साहब? कोई डाउट तो नहीं है? चलो एग्जांपल भी दे देता हूं यदि डाउट है तो। माना कि मैंने कहा कि भाई साहब एक कोई रेजिस्टेंस था, मान लो वैल्यू थी 50 ओम, मैंने कहा इसके एक्रॉस मैंने एक संट रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, मतलब इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, मान लो वैल्यू दे दी है 1 ओम। तो ये जो 1 ओम है ये इसके लिए संट का काम करेगा, नथिंग एल्स। आप समझ गए? समझ गए, बहुत बढ़िया है। तो मेरे प्यारे जवानों, अब मैं सबसे पहले बताता हूं कि साहब एमीटर क्या होता है। एमीटर, हाँ तो जवानों, एमीटर है ना, एमीटर करंट को मेजर करने वाली डिवाइस है। इट इज ए करंट मेजरिंग डिवाइस। साहब ये करंट मेजरिंग डिवाइस है, पहली बात। दूसरी और खास बात, भाई इसकी दो तीन बातें वैसे तो मैं एक अलग वीडियो में सर्किट सॉल्विंग सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर, तीनों की तमाम बातें तसल्ली से बता ही चुका हूं। लेकिन यदि आपने नहीं देखी है ना भाई साहब, तो अब देख लो। तो करंट मेजरिंग डिवाइस है, मतलब करंट को मेजर करेगी साहब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात साहब, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। जिस भी डिवाइस के अक्रॉस आपको करंट निकालना है उसके सीरीज में जुड़ने वाली है ये, मतलब एमीटर को हम कहां जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। किसके सीरीज में जोड़ेंगे? जिस डिवाइस के अक्रॉस हमें करंट की मेजरमेंट करनी है। प्यारे जवानों, अब एक बात बताओ भाई साहब, जब हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे, अब हम चाहते हैं कि सर्किट में करंट की एक्यूरेट वैल्यू की रीडिंग निकले। इसका मतलब भाई साहब इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? काफी कम। आप इसको ऐसे समझो, मान लो भाई साहब आपके घर में एक खजाना निकल गया, मान लो 850 करोड़ का। बाद में पता चला ना जोड़ने के बाद। लेकिन मान लो एक बंदे से आपने बात करी कि भाई साहब ये हमारी काउंटिंग करवाओ, है ना। उसने कहा जी मैं काउंटिंग तो कर दूंगा, क्योंकि कुछ पुराने जमाने के सिक्के और इस तरह की बातें। लेकिन उसने कहा कि साहब फीस अपनी है ना वो 100 करोड़ होगी। उसने खजाने को देखा पूरा, फिर कहा कि भाई साहब 100 करोड़ रुपए फीस होगी। आपने कहा अब एक बात बताओ, आप मान लो उससे आप कैलकुलेशन करवा भी लो, है ना, तो भाई साहब आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअल में जो टोटल खजाना आपको मिला था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने फीस की फॉर्म में दे दिया है, तो आपके पास तो कम वैल्यू आई। लेकिन मेरे प्यारे जवानों, यहीं पर एक दूसरा बंदा है, वो कहते मैं सिर्फ 500 रुपए में ऐसा कर दूंगा, तो सीधी सी बात आप उस बंदे के साथ जाना पसंद करोगे जो फीस कम ले रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्वालिटी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, नो,
मैं कह रहा हूं कि जो 500 रुपए वाला वो बंदा भी एक्यूरेट बताता है, लेकिन एक 500 करोड़ या 100 करोड़ जो ले रहा है वो भी एक्यूरेट बताता है। तो डेफिनेट सी बात है कि आप कम वाले की तरफ टेंड करेंगे जिसने कम खर्चा मांगा है। सेम वैसे, ये बात समझने के लिए बताई मैंने, लगभग सेम वैसे यहां पर करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसकी है जैसे एमीटर। एमीटर का खुद का ही रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा, सर्किट में जिसके अक्रॉस करंट निकालो उसके सीरीज में इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा साहब, सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में जुड़ा है ना डायरेक्ट, तो बहुत बड़ी वैल्यू से चेंज आएगा, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और मेरे प्यारे जवानों, इसी वजह से उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में डिवाइस थी ना, मैं उस ब्रांच के करंट की वैल्यू की डिक्रीज की बात कर रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि उस ब्रांच का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ चुका। क्यों? क्योंकि उसमें एमीटर सीरीज में जोड़ा आपने, और मैंने माना कि यदि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा, तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इस दुविधा को दूर करने के लिए हमने क्या कर दिया साहब, हमने ऐसा डिवाइस, ऐसी जो एमीटर है वो ऐसा यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस काफी कम हो। क्लियर है? तो मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा करने की कोशिश करेंगे हम। और इन आइडियल सिचुएशन, यदि आइडियल सिचुएशन की बात करें तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस है साहब वो 0 होगा, यदि आइडियल है तो। लेकिन आपको तो पता ही है आइडियल नाम की चीज सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करती है, रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो रियल लाइफ में हम कहेंगे कि साहब बहुत छोटा, जितना हो सकता है हम छोटा रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात क्लियर हो गई प्यारे जवानों? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है ना? तो अब मैं आपको इसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। किसको? गैल्वेनोमीटर को। किस में? एमीटर में। लेकिन इससे पहले मैं एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो प्यारे जवानों, हेडिंग डाल लीजिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। भाई साहब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, तो मेरे प्यारे जवानों यहां हम एक गैल्वेनोमीटर दिखा रहे हैं, ठीक है। हम इसका यूज करके एक एमीटर बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है साहब? हम ले लेते हैं ये जो G है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये चीज लिखते चलना मेरे भाई, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है G। मान लो गैल्वेनोमीटर से फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट है दैट इज IG। इसका क्या मतलब है साहब? इसका मतलब ये है कि जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, लेट अस से वो गैल्वेनोमीटर इस तरह का है, तो उसमें ये मान लो 0 है उसका, तो उसमें साहब कितना मैक्सिमम फुल डिफ्लेक्शन आए तो कितना करंट फ्लो कर सकता है। मान लो वो 3 माइक्रो एम्पियर करंट पास करते ही उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ जाता है। ये मैंने वैल्यू लिखी है, हो सकता है मान लो 3 एम्पियर, मान लो, चलो मैं कह रहा हूं 3 एम्पियर का करंट पास करते हो तो इसकी निडल जितना मैक्सिमम इस पे डिविजन्स मार्क थे तो उसमें लास्ट वाले डिवीजन तक पहुंच जाती है। मतलब इसको हम बोलेंगे साहब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसको हिंदी में पता है क्या बोलेंगे कि साहब गैल्वेनोमीटर की औकात जो है वो IG है। मतलब इस गैल्वेनोमीटर से IG से ज्यादा करंट यदि पास कर दिया, धुआं उठ जाएगी भाई साहब, अभी धुआं उठ जाएगी। धुआं उठते ही तो आपको पता ही है इसका काम तमाम हो जाना है। तो मेरे प्यारे जवानों, IG क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। G क्या है साहब? इसका रेजिस्टेंस है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कौन है साहब? IG है। मेरे प्यारे जवानों, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं एक एमीटर बनाना, और एक ऐसा एमीटर बनाना जिसकी रेंज मान लो 10 एम्पियर तक मेजर कर पाए जो करंट को। माना कि इसमें करंट जा सकता है 3 एम्पियर, लेकिन हम चाहते हैं कि साहब बाहर से 10 एम्पियर आए, तो ये भाई साहब ये डिवाइस ऐसी बने कि 10 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर पाए। मतलब हम कहेंगे कि I जो है वो मैक्सिमम करंट दैट इज पास थ्रू द एमीटर, और वी कैन से दैट 0 से लेकर के I, ये हम कहेंगे साहब रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर की जो रेंज है साहब वो कितनी है? 0 से लेके I। आप समझ गए होंगे? मतलब समझो, मैं समझने के लिए 3 माइक्रो एम्पियर की बजाय मैं 3 एम्पियर ले रहा हूं। माइक्रो वर्ड जैसे बार बार यूज करेंगे क्योंकि अपने को तो वैल्यू से मतलब है, तो वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है। मान लो इसकी औकात कितनी थी? 3। ये 3 तक करंट को मेजर कर सकता था। और वी कैन से दैट, आपके मन में एक सवाल कंफ्यूजन ना आए कि साहब गैल्वेनोमीटर तो करंट की मेजरमेंट में यूज ही नहीं होता, अब आप करो जो मेजर कर सकता था।
मतलब ऐसा समझो कि 3 एम्पियर का करंट पास करते तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देता था। आज मैं इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि ये क्यों यूज नहीं हुआ था एज सच गैल्वेनोमीटर करंट की मेजरमेंट के लिए, तो वो बात भी और क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ना? तो प्यारे जवानों, जब ये 3 एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिखा रहा है लेकिन हम बाहर से लेके आ रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि हम यहां से 10 एम्पियर का करंट लेकर आए हैं, ये तो 3 में निपट लेगा, तो बाकी का 7 बच गया, वो बाईपास के थ्रू जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। इसका मतलब भाई साहब इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो और मेरे प्यारे जवानों, इसकी जो औकात होती है गैल्वेनोमीटर का, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है, इससे कहीं ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है हमें मेजरमेंट की। तो मेरे भाई साहब इसलिए हम ये कहेंगे कि साहब एक ऐसा रेजिस्टेंस यहां लगाएं जिसके अंदर से ज्यादा करंट जाए। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये जो रेजिस्टेंस है ये इससे क्या रहे? कम रहे। तो S जो है ये शंट रेजिस्टेंस है, इसको हम शॉर्ट में शंट भी बोल देते हैं, दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द G। लिख लेना, आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है, शंट से आप समझ जाओगे। तो मेरे प्यारे जवानों, ये जो शंट है ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, ये इस G के पैरेलल में यूज हुआ है। मैंने समझने के लिए कहा कि 10 एम्पियर करंट इधर है, इसकी औकात थी 3 की, तो बाकी का 7 इधर चल गया। अब टेक्निकल भाषा में जो मैक्सिमम करंट है वो कितना था साहब? I। इसमें कितना जा सकता है? IG। तो साहब इसमें कितना बच गया? जो करंट इसमें बच गया साहब वो होना चाहिए I माइनस IG। समझ में तो आया होगा भाई साहब? ये आया आई में से IG इधर चला गया, तो जो बच गया I में से IG को घटा दो, I माइनस IG बच गया, वो इस रास्ते के थ्रू इधर चला गया। मेरे प्यारे जवानों, I माइनस IG इस रास्ते में चला गया और I माइनस IG इधर चला गया, ये साहब इधर चला गया, ये दोनों यहां पर मिल गए। मिलने के बाद जब बाहर करंट निकला तो दोबारा से I ही निकलेगा, क्योंकि इधर से गया I माइनस IG, इधर से आया IG, दोनों मिलके I बन जाएंगे। तो सर्किट में जो करंट आया था वही करंट सर्किट से बाहर गया। तो कोई लफड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन भी नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। और भाई साहब मैं सच्ची बता रहा था पहले भी आपको, यार सर्किट सॉल्विंग सिंपल सी भी आती है ना आपको, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये टॉपिक आप कभी भी गलत नहीं करोगे, कभी भी गलत नहीं होगा आपसे। मेरे प्यारे जवानों आप खुद ही बताओ यार, अब खुद ही बताओ भाई साहब, ये जो वैल्यू थी, ये S जो है ये इसके पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो लिख दो ना यार इसके आगे, सिंस G एंड S आर इन पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल में है तो साहब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखो, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? I इंटू आर। तो इसका IG इंटू G, इसका मतलब क्या होना चाहिए? जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था I इंटू आर, दैट विल बी इक्वल टू S के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज I माइनस IG इंटू S। अब आप पूछोगे जी इसमें क्या क्या फॉर्मूला बनाना? अरे मेरे भाई इस इक्वेशन को आप यूज करना सीखो बस, उसके बाद जो अननोन है ना उसको कैलकुलेट कर लो, जो भी अननोन है। अब मान लो इसमें अपने को शंट रेजिस्टेंस पूछा है कि साहब शंट रेजिस्टेंस बताई दो कितना आएगा, तो साहब शंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे S। तो जब शंट रेजिस्टेंस पूछा है मतलब S पूछा है, तो बाकी को इधर ले जाओ, S की वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी क्या कहता है I निकालो, कितनी रेंज का एमीटर बनना है वो रेंज बताओ, यदि हम इतना शंट यूज कर ले तो भाई साहब I निकाल दो। तो जो भी फैक्टर मिसिंग है उसको आप सॉल्व कर लेना। क्या कोई बड़ी बात थी? एक रेजिस्टेंस था यार ये, एक था ये, यार दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ा, बात तो बन गई, पक्की बात है। तो मैं इसको मैथमेटिकली यहां पे करके दिखाता हूं एक बार आपको। हाँ तो भाई साहब अब मैं यदि S कैलकुलेट करना होता तो हम क्या लिखते? हम लिख देते S will be equal to IG into capital G divided by I minus IG। बस ये बन गया। IG into G will be equal to, ये चीज इसके नीचे चलेगी, I minus IG। साहब ये आ गया शंट रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? शंट रेजिस्टेंस।
ठीक है, एस क्या है साहब, संट है। अच्छा यदि आई निकालना होता तो भाई संट पूछेगा तो ये बता देंगे, ठीक है ना। अब मैं इन पे चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना, जिसलिए अलग अलग निकलवा लेता हूं एक बार। तो एक बार आई भी निकाल लूं, तो भाई साहब आई निकालने के लिए क्या करो, इस एस को इसके नीचे ले जाओ, आई जी इंटू कैपिटल जी तो था ही, उसके नीचे आ गया साहब एस, और बच गया कौन इधर, आई माइनस आई जी। तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाई संट प्लस आई जी। मतलब आई जी को आप कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा साहब, जी डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। ये क्या आ गया है साहब, आई। तो साहब ये करंट आया है आई, ये आई क्या थी, ये तो रेंज थी, किसकी रेंज थी, एमीटर की रेंज थी। मतलब मैक्सिमम कितना करंट एमीटर में से पास हो सकता था, वो रेंज थी। अब भाई साहब आप समझिए मेरी बात को, 10 एम्पियर का करंट इधर से आया था, ध्यान से देखिए, दिख तो रहा होगा भाई साहब, नजर डालिए, ये 10 एम्पियर का करंट है। 10 एम्पियर का जब करंट आया तो मैंने आपको कहा था कि मान लो इसमें से 3 गया, इसमें से 7 गया। अब आपके मन में सवाल आएगा, जी जब 3 गया तो ये रीडिंग तो 3 ही दिखाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बात तो गलत नहीं है, लेकिन हम इसकी स्केलिंग कर देंगे, हम इस पे मार्किंग कर देंगे कि पहले जब इस पे एक डिवीजन आता था तो उस पे कितना करंट था और अब एक डिवीजन में कितना करंट होना चाहिए। इसको ऐसे समझो मेरे भाई, ऐसे समझो, मान लो इसमें 30 डिवीजन थे, लेट अस से 30 डिवीजंस वर प्रेजेंट इनिशियली। इसके अंदर कितने डिवीजन थे, 30। 3 एम्पियर का करंट जाता था, तो 30 डिवीजन में जाता था 3 एम्पियर, तो एक डिवीजन पे कितना जाता था, 3/30 एम्पियर के हिसाब से एक डिवीजन की मार्किंग कर रखी थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे मार्किंग, इस 10 डिवीजन के हिसाब से, हम 10 डिवीजन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमें तो मालूम है कि भाई इधर से 10 एम्पियर का करंट आएगा मैक्सिमम। तो जब 10 एम्पियर का करंट आएगा, नो डाउट इसमें करंट 3 एम्पियर का जा रहा है, लेकिन हम वहां स्केलिंग यूज कर देंगे। पहले हम हर एक डिवीजन पे क्या लिखते थे, 1/10 एम्पियर, कि भाई एक डिवीजन खिसक जाता था तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी, टेक्निकली 1/10 एम्पियर। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, तो अब कैसा है साहब, अब हम इसको इस वैल्यू के हिसाब से कैलिब्रेट कर देंगे कि भाई साहब यदि यहां पर 10 आता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, यदि यहां 10 आता है तो यहां कितना आता था, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ऑलरेडी 10 आए तो कितना हम इस पर कैलकुलेशन करें, 10 आ तो सकता नहीं है, वैसे टेक्निकली तो 10 आते ही फूक जाएगा, जल जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली तो हम इस वैल्यू का यूज कर सकते हैं, वैल्यू का यूज कर सकते हैं कि भाई साहब यदि यहां 10 एम्पियर करंट आया है तो उस समय इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिखाया, क्योंकि उस समय इसमें 3 गया। तो जब उस समय फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आया तो इसका मतलब जब यहां पर 10 एम्पियर आएगा उस समय ये जो पूरी रीडिंग दिखाएगा, इसका मतलब 30 के 30 डिवीजन मिल करके वैल्यू जो देंगे वो 10 एम्पियर की देंगे। तो 30 डिवीजन मिलके 3 एम्पियर की बजाय क्या देंगे, 30 डिवीजन गिव्स 10 एम्पियर। तो एक डिवीजन कितना देगा, 10/3, मतलब 1/3 एम्पियर आ जाएगा एक डिवीजन का। तो पहले हमने एक डिवीजन पे मार्किंग कितनी कर रखी थी, इतनी, 1/30, मतलब 3/30, मतलब 1/10। अब हम उसकी मार्किंग को बदल देंगे। तो फर्क क्या करा हमने, एक तो उसकी मार्किंग दो थी उसको बदल दिया हमने कि हर एक वैल्यू पर कितना आएगा, मतलब फाइनल रेंज बदल गई, सीधी सी बात है। और साथ ही साथ में हमने क्या किया, अच्छा उस समय, हाँ ध्यान रखना, ये जो मार्किंग बदल रहे हैं उस समय हम ये नहीं कहेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, नो, हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे साहब ये एक डब्बा बंद है और इस बंद डब्बे में हमारी ये रीडिंग आ रही है वो एमीटर की है। ये अकेली चीज एमीटर नहीं है, ये तो गैल्वेनोमीटर ही है। एमीटर तब है जब इसके साथ ये दोनों जुड़ गए हैं, एस और जी दोनों पैरेलल में है, तब है। क्लियर है? तो वो एक अलग मैथमेटिकल पार्ट है उसका कि साहब इसको कैलिब्रेट कैसे करें। बाकी मैंने बता दिया सिंपल शब्दों में आपको कि भाई बाहर देखो ना, आप खुद सोचो कि बाहर से करंट आया, अब हमें देखो कोई एक बंदा है उसको करंट की मेजरमेंट करनी, उसको अंदर की टेक्निकलिटी के बारे में क्या लेना देना। यार आप गाड़ी खरीद के लाते हो तो आप ये कोई पूछते हो कि साहब इसका इंजन कैसे काम करता है, ऐसी चीजें नहीं पूछते हम लोग, है ना, कि साहब जब हम क्लच दबाएंगे गाड़ी की तो क्या होगा। अरे कौन पूछता है यार, ये फालतू बातें, वही चीज यहाँ है।
हम सिर्फ क्या देखेंगे, करंट इधर से आएगा 10 एम्पियर। तो जो इसके इंजीनियर्स जिन्होंने इसको डिजाइन किया उन्होंने दिमाग लगाया कि साहब जब इधर से 10 एम्पियर करंट आएगा तो हम किस तरीके से, एक्चुअल में तो 3 ही जा रहा है इधर, एक्चुअल में तो 3 ही जा रहा है, इसमें से तो 3 ही जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन बाहर से 10 आ रहा है। तो हमें मालूम है ऑलरेडी, क्योंकि हम इंजीनियर हैं इसके, तो हमने इसकी कैलकुलेशन बैठा दी पहले से ही। तो जो इसका स्केल बना उस पे अब की बार हमने लास्ट में, पहले हम लिखते थे 3 एम्पियर इसके लास्ट वाले डिवीजन पे, अब हम वहां लिख देंगे 10 एम्पियर। लेकिन अब वो जो रीडिंग है वो गैल्वेनोमीटर की नहीं कहलाएगी, वो इस एमीटर की रीडिंग कहलाएगी। क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि भाई साहब ये जो रेंज आई है आई, अब यदि यहां पर तो 2-3 तरह की बातें आने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इनको ही समझना है। क्लियर है? तो मैं एक बार थोड़ा सा साफ कर लेता हूं इसको। तो जवानों, सबसे पहला क्वेश्चन अब यहां पर क्या बनता है भाई साहब, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई साहब आप एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। भाई साहब टोटल रेजिस्टेंस आपको पता ही है, ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या रिलेशन कैसे होता है आप सबको मालूम है। यदि 2 ही रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब ये मत पूछ लेना साहब ये कैसे, ना ये भी नहीं आ रहा ना भाई साहब, तो सच बोलता हूँ, फिर रहने दो यार, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, रहने दो यार, तुम रहने दो, है ना। GS अपॉन G प्लस, क्या रहने दो, इसको पढ़ना पिछले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो पहले यार, इसको बाद में पढ़ना। तो भाई साहब ये एमीटर का रेजिस्टेंस है GS अपॉन G प्लस S, ठीक है। अब भाई साहब यहां पर बेहद प्यारी बात पूछी जानी आपसे, क्या पूछी जानी है कि साहब इस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये गैल्वेनोमीटर का जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उससे ज्यादा है कि कम है। नाउ लेट अस सी मेरे प्यारे जवानों, हम इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं G इंटू S डिवाइडेड बाय G प्लस S। अब भाई साहब आप खुद सोचो, ऊपर S है और नीचे S से कोई बड़ी चीज है क्योंकि उसमें G और जुड़ा हुआ है, तो एक्चुअल में S से काफी बड़ी चीज है क्योंकि G और S में तो S छोटा होता था बहुत और G बड़ा होता था। तो सीधी सी बात है ये डिनोमिनेटर जो है G प्लस S, एज G प्लस S इज ग्रेटर देन S, इसका मतलब है कि साहब S अपॉन G प्लस S ये 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब हमारे रेजिस्टेंस जो आया है एमीटर का, ये रेजिस्टेंस छोटा होगा। किससे छोटा होगा साहब? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक दूसरी बात और, क्या ये शंट के रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा? चलो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से छोटा होगा, लेकिन क्या शंट के रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा? तो भाई साहब बिल्कुल ठीक बात है, आप इसी चीज को ऐसे अरेंज कर दो। अब की बार S को मतलब RA इक्वल टू G डिवाइडेड बाई G प्लस S और इनटू S। अब दोबारा से आप क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी है, तो आंसर भी क्या आएगा? छोटा आएगा। इसका मतलब RA इज लेस देन S। इसका कंक्लूजन क्या है कि भाई साहब एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एज वेल एज, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था उसकी बात कर रहा हूं, एज वेल एज शंट रेजिस्टेंस दोनों से ही क्या है? छोटा है। और एक बात मैं बताऊं आपको, मतलब RA इज स्मॉलर देन दीज टू। और एक बात ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो आंसर है वो छोटे वाले से भी छोटा होता है मेरे भाई, छोटे वाले से भी छोटा होता है। इसका मतलब शंट से भी छोटा आंसर आना है। इसका मतलब समझो, हमने गैल्वेनोमीटर से जब एमीटर बनाया तो हमारी डिवाइस जो बनी एमीटर, उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया है। प्यारे जवानों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर के लिए, मतलब एमीटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, क्योंकि ये सीरीज में जुड़ता है, और वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई है। अब जो क्वेश्चन बना था अपना कि गैल्वेनोमीटर को एज सच यूज क्यों नहीं करते, उसका एक कारण यह है क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एमीटर के रेजिस्टेंस से। या हम ये कह सकते हैं कि साहब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा वैल्यू का है, इस वजह से सर्किट में यदि आपने इसको एज सच यूज कर लिया तो सर्किट के एक्चुअल करंट को तो बताएगा ही नहीं है। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इसका तो खर्चा ही मोटा है जी,
क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस बदल चुका है, अब जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इस वजह से हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट करंट की मेजरमेंट में यूज नहीं कर सकते। ये उसका एक कारण है, दो कारण बता रहा हूं मैं, एक कारण मैंने पहले बता दिया है। क्या बताया है मैंने, दोबारा बोलता हूं मैं, कि साहब गैल्वेनोमीटर को यदि हम एज सच यूज कर लेंगे करंट की मेजरमेंट में, तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है इस वजह से ये सर्किट के एक्चुअल करंट को मेजर नहीं करेगा, बल्कि करंट की रीडिंग जो ये दिखाएगा वो बहुत ज्यादा एरर वाली होगी। क्लियर है? तो आप लोग ये लिखेंगे, ड्यू टू द लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इट विल नॉट गिव अस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट बट द रीडिंग विल बी वेरी मच एररफुल। इसके अंदर बहुत ज्यादा एरर होगी। बात समझ में आई? अब बात आती है दूसरी। भाई साहब दूसरा कारण ये है, गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। हल्का सा करंट आते ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ जाता है। हल्का सा करंट आते ही, मान लो कुछ फ्यू मिली एम्पियर्स का करंट आया या माइक्रो एम्पियर्स का करंट आया तो इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दिया। अब एक डिवाइस है जो माइक्रो एम्पियर में ही जितना डिफ्लेक्शन पॉसिबल था उसमें फुल स्केल था वो दिखा दिया। अब क्या होगा साहब, आपको चाहिए मिली एम्पियर या एम्पियर में करंट, तो ये तो माइक्रो पे हाथ जोड़ के बैठा है। मान लो 5 माइक्रो एम्पियर तक करंट मेजर करता है, आपको मेजर करना है 5 एम्पियर का, तो ये तो तुरंत फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो 5 माइक्रो एम्पियर से ऊपर वाली कोई सी वैल्यू ले लो, सब पे ही फुल दिखाएगा, बल्कि जल भी जाएगा। जैसे जैसे बढ़ाओगे वैल्यूज तो जलने की संभावनाएं ज्यादा होती जाएंगी। तो मेरे प्यारे जवानों, इन दो कारणों के कारण इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, इसके पैरेलल में क्या कर दिया, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि इसमें करंट जाएगा कुछ और कुछ बाकी इसमें से चला जाएगा। और फिर हम इन दोनों की कैलिब्रेशन करके फाइनल आंसर के लिए टेबल बना देंगे या हम डिवाइस को डेवलप कर देंगे। क्लियर है? तो ये दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्टार लगा के लिख लेना। पहला, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा था इसलिए एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखाता है, इस वजह से हम यूज नहीं करते। दूसरा ये है कि साहब ये हाईली सेंसिटिव डिवाइस है जिसके कारण ये वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट पर ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिखा देता है। बट इन प्रैक्टिकल केसेस वी आर हैविंग लार्ज वैल्यूज ऑफ करंट, सो वी कैन डायरेक्टली कैन नॉट मेजर, राइट? वी कैन नॉट डायरेक्टली मेजर। क्लियर है? ओके, इसके लिए हमें एमीटर की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ यहाँ पे। हाँ तो जवानों, अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या होता है, वो कहेगा कि साहब हमने 2 शंट यूज किए, एक शंट यूज किया S1, दूसरा शंट यूज किया S2। बताओ यदि ऐसा हो जाए कि पहला रेजिस्टेंस S1 हमने ज्यादा यूज किया S2 के कंपैरिजन में, गैल्वेनोमीटर को सेम रखा, गैल्वेनोमीटर जो लिया था वो तो सेम रखा हमने, लेकिन शंट रेजिस्टेंस को बदल दिया, तो आप ये बताइए कि किस केस में रेंज ज्यादा होगी। मतलब भाई साहब आप आ जाओ रेंज वाली बात पे सीधा सीधा। भाई ये ज्यादा है जिसका, गौर से देख लेना भाई, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है उसकी ओवरऑल ये वैल्यू कम हो जाएगी, और ये वैल्यू कम होने के कारण ये सारी वैल्यू ही कम हो जाएगी। मतलब जिसका शंट रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसके लिए जो रेंज आएगी, मान लो वो I1 मान लें, दूसरे की रेंज को I2 मान लें, तो शंट रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो ज्यादा डिनोमिनेटर के कारण ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यदि S1 ज्यादा है तो I1 की वैल्यू कम होगी। मतलब आप यहां स्टार लगा के लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे ही जा सकते हैं। मेरे भाई सिंपल सी बात थी कि यदि शंट रेजिस्टेंस हैं अलग अलग हैं, यदि पहला बड़ा है दूसरे से, तो बताओ कौन से की रेंज ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता था। एक वो पलटी मार के पूछ लेता है इसी बात को, दूसरा पलटी मार के क्या पूछेगा, वो कहेगा वी आर हैविंग 2 एमीटर्स, हमारे पास 2 एमीटर हैं, एक एम्पियर में मेजर करता है जिसके लिए हम एक्चुअल में एमीटर वर्ड यूज करते हैं, और एक मिली एमीटर है बेसिकली जो मिली एम्पियर्स में मेजर करता है। मतलब एक एम्पियर में मेजर कर रहा है, एक मिली एम्पियर में। कहने का मतलब ये है कि एक की रेंज एम्पियर में, मान लो 5 एम्पियर तक वो मेजर कर सकता है, दूसरे की रेंज मान लो मिली एम्पियर, मान लो 100 मिली एम्पियर्स मेजर करता है। तो भाई साहब ये है 5, ये है 100, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा 5 हुआ। 5 ही हुआ भाई, ये एम्पियर में मिली एम्पियर में है। बात समझ में आ गई? इसलिए इसकी रेंज ज्यादा है। मतलब साहब इसके लिए रेंज I1 मान लें, इसकी रेंज को I2 मान लें, तो I1 बड़ी वैल्यू है।
अब साहब यदि रेंज बड़ी है तो संट बड़ा होगा क्या? वैसे तो हमने अभी अभी देखा रेंज बड़ी थी तो संट छोटा था, लेकिन संट वाले रेजिस्टेंस से निकाल लो, यहां से भी देख लो एक बार। अब मैं कह रहा हूं ये रेंज बड़ी है I1, गौर से समझते चलना, जब ये वैल्यू बड़ी है, रेंज मतलब I वैल्यू बड़ी है, वहां हमने I1 नाम दे रखा, जो भी नाम है वो यूज कर लेंगे आप। तो ये वैल्यू बड़ी है, जब ये बड़ी है, ये तो फिक्स है IG, तो भाई ये बड़ी वैल्यू है तो आंसर भी क्या आएगा? बड़ा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? छोटा। इसका मतलब जब ये बड़ा है तो भाई साहब S1 छोटा हो जाएगा S2 से, और ऐसा ही इसमें आया था। देखो छोटा कौन सा था इसमें? S2, तो उसकी रेंज बड़ी थी, यहां पर भी वही है। छोटा कौन सा है? S1, तो उसकी रेंज बड़ी है। तो भाई साहब घुमा फिरा के कैसे भी आपसे बातें पूछे आप लोग निपटा ही देना, निपटा ही देना। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे जवानों, ये कुछ एमीटर से जुड़ी हुई बातें थी। अब मैं आपको कराने वाला हूं वोल्ट मीटर से जुड़ी हुई तमाम बातें, ठीक है? तो मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूं, फिर वोल्ट मीटर। हाँ तो जवानों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्ट मीटर के बारे में। तो भाई साहब देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, आप सबको मालूम है साहब, वोल्ट मीटर जो है ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। क्लियर है साहब? जैसे कोई भी रेजिस्टेंस है, मान लो इसके अक्रॉस इन दो टर्मिनल्स में, यदि मान लो इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो इन दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको मेजर करना है। तो इसके लिए डिवाइस यूज होती है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। साहब ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल। किसके पैरेलल में साहब? जिस डिवाइस के अक्रॉस आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसी के पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब मेरे प्यारे जवानों, जब क्योंकि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो आइडियल सिचुएशन में हम क्या चाहेंगे कि इधर से कोई करंट फ्लो ना करे। लेकिन आपको तो मालूम ही है आइडियल नाम की चीज तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। तो एक्चुअल में यदि बात करेंगे तो डेफिनेटली कुछ करंट जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी लार्ज। और आइडियल सिचुएशन की बात करें तो साहब हम कहेंगे कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको मैं अभी बता चुका हूं आइडियल सिचुएशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मेरे प्यारे जवानों, गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम इस डिवाइस को कैसे बनाएं, अब हम ये देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो मेरे प्यारे जवानों, हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है। अब की बार जो बातें वैसी ही लेंगे जैसे पीछे ली थी हमने। इसका रेजिस्टेंस G ले लीजिए। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मैंने लिया था पिछली बार IG जो था इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो IG है। प्यारे जवानों, इसमें करंट जा रहा है वो IG, मतलब मैक्सिमम करंट जा सकता है, जा रहा है नहीं सॉरी, जा सकता है वो IG है। और प्यारे जवानों, हमें इसके रेजिस्टेंस को बहुत हाई करना है। इसका मतलब साहब इसके सीरीज में हम एक बहुत ही लार्ज रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। लेटेस्ट से ये रेजिस्टेंस R जोड़ दिया, और ये जो पूरा डब्बा बनेगा इस पूरे डब्बे के नाम वोल्ट मीटर रख देंगे। क्लियर हो गया? तो मेरे प्यारे जवानों, R क्या है? एक हाई रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग किसके सीरीज में जोड़ने वाले हैं? गैल्वेनोमीटर के। ध्यान रखना, ये जो डब्बा बना है ये वोल्ट मीटर है, ये तो सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाएगा, लेकिन इसको बनाते समय रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ा गैल्वेनोमीटर के। एमीटर में क्या था? एमीटर खुद तो सीरीज में जुड़ता है, लेकिन उसको बनाते समय जो रेजिस्टेंस लगाया था जिसका हमने शंट नाम दिया था वो पैरेलल में जुड़ा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्यारे जवानों, मैक्सिमम जितना करंट जा सकता था वो करंट इसमें से जा रहा है। तो यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करने वाला है। लेटस से ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब हम कह देंगे 0 से V तक इसकी क्या है साहब? रेंज है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, कभी कभी वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए कह सकता है कि ये गैल्वेनोमीटर नहीं है बल्कि एक एमीटर है और इससे हम एक वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं। तो कुछ भी दे रखा हो आपको, गैल्वेनोमीटर दे रखा हो या एमीटर दे रखा हो, आप उसको यहां पर मान लें और फिर उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दें और उनसे जो डिवाइस बनेगी दैट विल बी वोल्टमीटर।
क्लियर है। अब भाई यदि हम यहां पर वैल्यूज निकालना चाहें तो यहां पर मान लो इसकी वोल्टेज V है तो V इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर। लेकिन मेरे प्यारे जवानों नेट रेजिस्टेंस कितना है, ये दोनों सीरीज में हैं, इसलिए हम लिख देंगे R प्लस G और ये करंट कितना होगा साहब IG। दिखाई तो दे रहा होगा आपको मेरे प्यारे जवानों। V इक्वल टू क्या है IG, जो करंट जा सकता था मैक्सिमम वो मान लो अभी इतना ही जा रहा है और दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज में था तो R प्लस खत्म, इट इज द रेंज, कोई इशू ही नहीं है। अच्छा वो पूछता है इसका नेट रेजिस्टेंस बताओ साहब, बिल्कुल बता सकते हैं। वो कहेगा तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर पूछेगा तो कितना हो जाएगा G प्लस आर या R प्लस G, जो भी कहना चाहो, खत्म। तो आप सबको मालूम है इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज ग्रेटर देन R एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज ग्रेटर देन G, बल्कि G से तो बहुत ज्यादा होता है इसका रेजिस्टेंस। कभी कभी क्या पूछेगा कि साहब ये जो रेंज आपने निकाली है तो इस रेंज के लिए पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस था वो R था, तो R की वैल्यू बताओ। तो भाई साहब R की वैल्यू निकाल लो यहां से। कैसे निकालोगे, इस IG को इसके नीचे ले जाओ तो V डिवाइडेड बाई IG इक्वल टू R प्लस G। तो यहां से R की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो, V डिवाइडेड बाई IG माइनस G। ये रेजिस्टेंस आ गया अपने पास। ये कौन सा रेजिस्टेंस आया है, ये वो रेजिस्टेंस आया है जो V वोल्ट का वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहां पर फिर वही बातें पूछेगा, बताओ जी ये बात तो एक तो मैंने क्लियर करी थी यहां पे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है दोनों से, G से भी R से भी, बल्कि G से तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है। अब वो यहां पर एक बात और पूछता है आपसे कि साहब यदि हम R की वैल्यूज को अलग अलग लें, एक बार R1 वैल्यू लें एक बार R2 वैल्यू लें, तो उनसे जो वोल्टमीटर बनेंगे एक बार उसकी रेंज V1 आएगी, एक बार रेंज V2 आएगी। मान लो मैं कह देता हूं लेट रेजिस्टेंस R1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस R2, R1 बड़ा है R2 से, मतलब एक बार हम इस G के अक्रॉस R1 को जोड़ रहे हैं, एक बार इस G के अक्रॉस R2 को जोड़ रहे हैं, G तो सेम है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, ये G तो सेम है, ये तो IG भी सेम है, तो भाई साहब R एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, तो जब बड़ा होगा R1 होगा तो R1 बड़ा है यदि, तो उस केस में मान लो V1 रेंज आती है तो V1 बड़ी होगी, मतलब बड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा रेंज, छोटा रेजिस्टेंस कम रेंज। अब यहां पर जैसे वहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा था वहीं यहां पे पूछ सकता है कि दो आपके पास मीटर है, एक वोल्ट मीटर है जो मिली वोल्ट में मेजर करता है और एक दूसरा वोल्ट में मेजर करता है, तो बताओ कौन सी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेंज किसकी ज्यादा है, वोल्टमीटर वाले की। जब वोल्टमीटर वाले की रेंज ज्यादा है तो साहब उसके लिए जो रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ये वैल्यू ज्यादा है साहब रेंज, तो सीधी सी बात है ये वैल्यू बड़ी है ये चीजें सेम है तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब यदि रेंज ज्यादा है, वोल्टेज V इज ग्रेटर देन MV, तो सीधी सी बात है यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा जो भी होगा वो इससे ज्यादा ही मिलेगा मिली वोल्ट से। और यहाँ से भी वही बात कह रहा था, ये रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसकी रेंज ज्यादा, यहाँ पर भी वही बात है, ये रेंज ज्यादा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो वो आपसे कुछ भी बातें पूछता है, तमाम आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ ही काम कर लेना है। तो मेरे प्यारे जवानों मैंने आपको सारी तमाम बातें मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट है कोई सस्पेंस है तो आप जरूर पूछिए, मैं अगली वीडियोस में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो प्यारे जवानों हंसते मुस्कुराते फिजिक्स पढ़िए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।